दोस्तों नमस्कार। याद है आपको 2024 के चुनाव परिणाम आने से पहले जब एग्जिट पोल हुआ था तो उस वक्त बीजेपी कितनी सीटें जीत रही थी और उसके बाद जब परिणाम आए तो बीजेपी कितनी सीट जीत पाई। याद मत कीजिए आज उस चुनाव को, उस चुनाव के जरिए याद कीजिए सिर्फ 2 दिनों के भीतर शेयर बाजार का कितना पैसा डूब गया या किसने कितना पैसा कमा लिया। तकरीबन 12 से 15 लाख करोड़ रुपए का खेल एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम आने के बीच हो गया था। इस देश की इकोनॉमी शेयर बाजार से चलती हो या ना चलती हो, लेकिन शेयर बाजार एक ऐसा थर्मामीटर है जो भारत की राजनीति में उस राजनीतिक सत्ता को माप लेता है कि दरअसल आपकी पहुंच और पकड़ बाजार पर कितनी है और बाजार से जुड़े हुए लोग आप पर कितने निर्भर हैं। यही है वो नेक्सस जिसे प्यार से लोग सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस के जरिए सेबी की महत्ता और शेयर बाजार के भीतर इस देश के तकरीबन 13-14 करोड़ लोग जो सीधे जुड़े हुए हैं उनके साथ खुला खिलवाड़ होता है। आज इस बात का जिक्र क्यों? बीएमसी के चुनाव परिणाम आए, बीजेपी जीत गई। उसके बाद शनिवार और रविवार और उसके बाद जब सोमवार को बाजार खुला तो हंगामा मच गया। पहले 24 घंटे, फिर 48 घंटे और फिर 72 घंटे। इन 72 घंटों के भीतर शेयर बाजार में तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कैसे डूब गए ये पैसे? क्या ये वाकई अमेरिका का इसमें कुछ योगदान है? ग्रीनलैंड को लेकर जो टैरिफ बवाल चल रहा है उसका कोई योगदान है? या इन सब के बीच भारत की इकोनॉमी को संभाले हुए मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, कानों पे ताला जड़ लिया है और जुबान पर ऐसी उंगली रख ली है जिसके बाद कोई शब्द निकलता ही नहीं। क्योंकि इस दौर में भारत की करेंसी पूरे एशियाई देशों में डॉलर के मुकाबले सबसे नीचे हो गई। जी, हिस्टोरिक लो है ये। 91.73 पैसा और एक दिन में 76 पैसा नीचे चली गई। और इस रफ्तार के साथ गिरने का मतलब यह है कि एक साथ इस देश के भीतर जो एक्सपोर्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापारिक आदान प्रदान है, जो डॉलर के आश्रय होता है और जो डॉलर के जरिए करेंसी अपने संगी साथियों को या रिश्तेदारों को जो भेजी जाती है, उसमें जो रुपया डाला जाता है वो रुपया एक झटके में अगर इस 72 घंटे का आप एनालिसिस कीजिएगा तो यहां भी आप हैरत में आ जाएंगे। झटका एक साथ 5 लाख करोड़ का और लग गया। किसका पैसा है जो जा रहा है? किसका पैसा है जो कमा रहा है? किसका पैसा है जो शेयर बाजार के भीतर जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा निकाल रहे हैं, जिसको एफआईआईज कहते हैं, और इस देश के भीतर डीआईआई यानी जो घरेलू है निवेशक वो पैसा लगा रहे हैं। अभी तक तो यह माना जा रहा था कि घरेलू निवेशक पैसा लगाते हैं, विदेशी निवेशक चाहे निकालते चले जाएं, लेकिन भारत की इकोनॉमी बड़ी मजबूत हो चली है। अब पूरा शेयर बाजार भी उसी घरेलू निवेशकों के जरिए चलता है। इसीलिए बरस दर बरस, महीने दर महीने के आंकड़े बताते चलते हैं कि दरअसल एफआईआईज का असर अब शेयर बाजार पर है नहीं। लेकिन बीते 72 घंटों में ऐसा क्या हो गया? ऐसा नहीं है घरेलू पैसा नहीं लगा, खूब लगा। ऐसा भी नहीं है विदेशी निवेशकों ने पैसा नहीं निकाला, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो निकाल रहे थे उसकी तुलना में ज्यादा लोग डाल रहे थे, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। भरोसा सबका डिग गया है। इस दौर में शेयर बाजार के भीतर जाएं तो कैसे जाएं? और जिन परिस्थिति में भारत के भीतर एलआईसी और एसबीआई जो बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाले हुए है, उस एसबीआई के सामने भी इस वक्त लिक्विडिटी का संकट है। हमारी टीम ने जानकारी दी कि दरअसल इन सब के बीच एसबीआई ने स्ट्रगल कर रही है लिक्विडिटी को लेकर, तो 6,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए उसने बाकायदा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी के जरिए शॉर्ट टर्म डेब्ट मार्केट जो होता है 6% पर पैसा उठाने की प्रक्रिया शुरू की है।
जी, एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक, उसके पास भी लिक्विडिटी की कमी है। और इन सब के बीच ऐसा भी नहीं है सरकार जो घरेलू खेल खेलती है वो रुक गया, बिल्कुल नहीं। जो म्यूचुअल फंड की स्थिति है एसबीआई की, जो एक अलग इंटाइटी होती है, उसने तय किया है कि तकरीबन 7,511 करोड़ रुपए जो अडानी पावर्स के हैं वो म्यूचुअल फंड यूनिट वहां से पैसा लगाएगी और खरीद लेगी। यानी एक तरीके से जो अडानी पावर 28.60 बिलियन डॉलर रेस करने की दिशा में 2 से 3 साल का टारगेट लेकर चलता, उसमें भी जो जनता का पैसा एसबीआई में लगा हुआ है और वहां से जो म्यूचुअल फंड की यूनिट है वह तकरीबन 7,511 करोड़ यानी 10% अडानी पावर के भीतर के जो बॉन्ड्स है उसको खरीद लेगी। इतना ही नहीं, यह एक ऐसे दौर में भारत खड़ा है जहां पर भारत का व्यापारिक घाटा सबसे ज्यादा हो गया है। और यह व्यापारिक घाटे का मतलब यह भी है कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी तुलना में जो इंपोर्ट हो रहा है वो इतने गुने ज्यादा है जो इससे पहले कभी नहीं था। जी, 100 बिलियन डॉलर तो सिर्फ चीन का है, यह व्यापारिक घाटा है। दुनिया भर के भीतर जोड़ते चले जाइएगा तो मुश्किल हालात होंगे। 500 बिलियन डॉलर के तकरीबन परिस्थिति आकर भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच जो घाटा है उसको लेकर खड़ी हो चली है। भारत की इकोनॉमी को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, देश के वित्त मंत्री ने कुछ कहा, देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने कुछ कहा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन आरबीआई के गवर्नर ने कहा। आरबीआई के गवर्नर ने कहा, देखिए ऐसा है कि करेंसी के एक्सचेंज रेट से अर्थव्यवस्था की मजबूती या देश की मजबूती को नहीं आंकना चाहिए। यानी डॉलर के मुकाबले रुपया जो कमजोर हो रहा है और एक दिन में 5 लाख करोड़ का नुकसान इस देश के भीतर जो पैसे की आवाजाही करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो डॉलर पे टिकी हुई इकोनॉमी है, और इस दौर में तो बॉर्डरलेस करेंसी है। बच्चे को पढ़ने भेजना है तो डॉलर में पेमेंट होगा, बाहर पैसा भेजना है तो वहां डॉलर में होगा, तो यहां रुपया ज्यादा डालना होगा, उस पर भी सरकार 20% टैक्स लेती है। हर चीज अगर भारत की सीमा को जैसे ही पार करती है वैसे ही डॉलर आके खड़ी हो जाती है। तो आरबीआई के गवर्नर ये कहने से चूकते नहीं है कि दरअसल इस एक्सचेंज रेट से भारत की इकोनॉमी को मत आंकिए, और डॉलर के मुकाबले रुपया गिर भी रहा है तो उस तरफ ध्यान ही मत दीजिए, चाहे वो एशिया में भारत की करेंसी सबसे नीचे ही क्यों ना हो। उनका कहना है, देखिए हाई ग्रोथ है, लो इन्फ्लेशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, हेल्दी इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन है, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है। तो ऐसे में ये सवाल क्यों उठाते हैं कि करेंसी हमारी कमजोर हो गई? सच है क्या? इसको जानने से पहले हमें लगता है प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे और वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब बहुत वो बेचैन रहते थे। वो जानते थे कि स्टेट की इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टिकी हुई, और खास तौर से गुजराती बिजनेसमैन इस देश के भीतर जो भी बिजनेस करता है वो डॉलर के जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर करता है, उसे कितना नुकसान हो रहा होगा। तो गुस्से में आ गए थे उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वह खामोश हैं। उस वक्त का गुस्सा आप सुनना चाहते हैं? रुपया डॉलर के मुकाबले एक झटके में 58 रुपए तक पहुंच गया था। 59 रुपीज उसके अगले दिन हुआ तो उसके बाद तो हंगामा मच गया। आज ये डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले, अब रुपया जो है 91 रुपीज 73 पैसा है। एक्सचेंज करने जाइएगा तो आपको लगभग 93 तक पहुंच ही जाएगा, जो बैंक पैसा कट करते हैं। यानी 100 आज नहीं तो कल छू लेगा। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की बात को ही आज हम बेस बना लेते हैं। वो क्या कह रहे थे? ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। तब गुस्सा था, आज खामोशी है। अब प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं।
जबकि दुनिया के तमाम देशों की करेंसी की तुलना में और खास तौर से एशियाई देशों की करेंसी की तुलना में भारत के पड़ोसी देशों की भी करेंसी को ले लीजिए, उस तुलना में भी रुपया सबसे ज्यादा डॉलर के मुकाबले गिरा है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आरबीआई के गवर्नर जो हैं या आरबीआई की तरफ से एक सुझाव दिया गया सरकार को और कहा जा रहा है कि इसको आप ब्रिक्स के एजेंडे में ले आइए और उसका कहना है इसके जरिए हम चीजों को संभाल लेंगे। उनका कहना है डिजिटल मुद्राओं को आपस में एक जोड़ने का प्रस्ताव हमने बनाया है। अगर ब्रिक्स कंट्रीज जो आपस में सौदेबाजी करती है तो उस सौदेबाजी के तहत अगर डॉलर पर निर्भरता कम हो जाए और क्रॉस बॉर्डर लेन देन जो अपने डिजिटल इकोनॉमी के जरिए हो, जैसे भारत का ई रुपया है जो डिजिटल रुपीस जो दिसंबर 2022 में लाया गया था, तकरीबन 70 लाख के लगभग भारत में अभी रिटेल यूजर्स हैं उसके। तो इसी तरीके से चीन का भी डिजिटल युआन है। इसी तरीके से आप रशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, ब्राजील हो, अपनी इकोनॉमी के जरिए अगर आप चीजों को करेंगे तो फिर बात बन जाएगी। यानी तब तक और तब तक से मतलब यह है कि अभी तक तो बहुत साफ है कि अमेरिका के दबाव में भारत ना कुछ कह पा रहा है ना कुछ देख पा रहा है। पता नहीं जिस दिशा में वो जा रहा है उसमें वो जिन समझौतों के आश्रय चल रहा है उसमें अब ब्रिक्स की अगुवाई करनी है 2026 में, तो कौन सा बड़ा निर्णय लेता है। लेकिन इस देश के भीतर शेयर बाजार, बड़ी कंपनियों का खेल कितना भी बड़ा हो, लेकिन इस देश के छोटे छोटे निवेशक एक दो नहीं है, 13.5 करोड़ है, 13.7 करोड़ छोटे मोटे निवेशक हैं। वो यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, गुजरात से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, तमाम देश के हिस्सों से इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन इस दौर में भारत की इकोनॉमी को देखते हुए जब रुपए का जिक्र हो रहा है तो कोई कह तो खुलकर सकता है कि जब रुपया कमजोर होता है तब जो एफआईआईज होते हैं, जो विदेशी निवेशक होते हैं, वो डॉलर में मिलने वाला मुनाफा उनका घट जाता है, तो ऐसे में वो पैसा निकालना शुरू करते हैं। नवंबर के महीने में एफआईज ने 17,500 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। दिसंबर के महीने में ये दुगना हो गया, 34,350 करोड़ रुपए ये बेच दिए। जनवरी के महीने में आज की तारीख तक ये लगभग 31,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है जो इन्होंने शेयर बेचे हैं। और अगर इन सब के बीच आप तमाम परिस्थिति को देख रहे हैं तो चाहे वो रियलिटी सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे मीडिया के शेयर हो, सब नीचे आ रहे हैं। कोई रिस्क लेने को भारत के बाजार में तैयार नहीं और शायद इसीलिए सोना और चांदी, सोना 10 ग्राम 1.5 लाख पार कर चुका है, चांदी 3 लाख से ऊपर निकल चुका है प्रति किलो। और जो रफ्तार है बीते 6 महीनों के भीतर नहीं बल्कि 2-3 महीनों के भीतर देखिए तो कौन कमा रहा है, किसे लाभ हो रहा है और जनता के हाथों से क्या क्या निकल रहा है। यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि भारत के अपने बाजार को लेकर एक अनिश्चितता है, एक पैनिक सिचुएशन है और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी जोड़ सकते हैं उसके साथ, अमेरिका की विस्तारवादी नीति भी जोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल कई चीजों का है। अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए भारत ने रशिया से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। बाजार में जो कीमत थी 30% सस्ते में दे रहे थे। बाजार में जिस समय कीमत थी उस समय जब भारत ने खरीदना शुरू किया वो लगभग 60, 62, 65 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था। और जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय दुनिया के बाजार में प्रति बैरल डॉलर जो था वो लगभग 100 पार कर गया था और तब भारत के बाजार में तेल महंगा हो गया। लेकिन वो पैसा कहां गया जो इस दौर में भारत ने कमाया रूस से सस्ता तेल लेकर, और आज की तारीख में भी $64 प्रति बैरल है। यानी पुराने दौर से देखिएगा तो अभी भी सस्ता है, लेकिन बावजूद इसके उसका लाभ भारत के कंज्यूमर्स को नहीं है, भारत की जनता को नहीं है। भारत की जनता का पैसा जो बैंकों में है वो इतना ज्यादा शेयर बाजार में बड़ी कंपनियों के लिए फूंक दिया गया, डाल दिया गया और इन सारी परिस्थितियों में जनता को कोई लाभ नहीं है। एफडी का इंटरेस्ट रेट कम कर रही है सरकार, म्यूचुअल फंड का पैसा अडानी पावर में पैसा लगा के खरीदने की स्थिति में है सरकार। जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी कम हो गई है, उसको खुद बाहर से सीडी के जरिए पैसा उठाना पड़ रहा है।
इन तमाम परिस्थितियों में अगर आप देखते चले जाइएगा तो एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आप कहेंगे दुनिया के भीतर से भारत में पैसा लग तो रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई भ्रम ना पालिए। जो कोविड का काल था 2020 में, उस समय भारत में जो एफडीआई थी वो तकरीबन 44 बिलियन डॉलर का आई थी 2020 में। 2024 में यह कम होकर 10 बिलियन डॉलर हो गई और पिछले बरस यानी 2025 में यह कम होकर 1 बिलियन डॉलर पर आ गई है। जी, 1 बिलियन डॉलर। यह भारत के भीतर का एफडीआई है जो कमते कमते कहां पर आकर खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि दुनिया के बाजार में एक झटके में कमी आई है। चीन में रिकॉर्ड स्तर पर एफडीआई जा रहा है, वियतनाम में जा रहा है, मैक्सिको में जा रहा है। ये सारी चीजें मैसेज एक दे रही है कि दुनिया के बाजार में जहां जहां प्रोडक्शन है वहां वहां पैसा लगाने को तैयार है। और भारत के भीतर का प्रोडक्शन कॉस्ट और भारत के भीतर में कोर सेक्टर में ऑयल, गैस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे जा रहा है। अभी तक तो बात समझ में आती थी कि जब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप डाटा कुछ फेक दे देते हैं, लेकिन अब नई परिस्थिति है कि डाटा फेक दे या ना दे, लेकिन दुनिया के सामने जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें जो दुनिया के लिए कोर सेक्टर हो सकता है, जो किसी भी देश के भीतर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाए, उस पर ब्रेक लग रही है। हमारे लिए मुश्किल फर्टिलाइजर भी है, हमारे लिए मुश्किल रेयर अर्थ मटेरियल भी है, हमारे लिए मुश्किल ऑयल भी है, हमारे लिए मुश्किल डिफेंस सिस्टम भी है, हमारे लिए मुश्किल आईटी सेक्टर भी है, हमारे लिए मुश्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे जुड़ी हुई वह इकोनॉमी और वह सिस्टम भी है जिस पर भारत ने अपना काम किया ही नहीं। तो तमाम टेक सेक्टर्स जो हैं लगातार नौकरी दे नहीं रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं। और इस परिस्थिति में भारत के भीतर रोजगार आप कहां खोजेंगे? यह सवाल ही छोटा हो गया कि नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, हाथों में डिग्री है, कहां से देंगे? इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी का पैसा, जो सबसे ज्यादा पैसा जो वेतन के ऊपर दे, सरकारी कर्मचारियों के पास है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन बढ़ाकर दे रहे हैं, अन्यथा वो कल इस सत्ता का विरोध करने लग जाए और कहें कि जनाब आपने जो हर बजट में रखा प्रोग्राम, उसमें आज उनको ही पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट पिछले बजट में बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिसने लगाई, सरकार उसको पैसा देने की स्थिति में नहीं है। जो अलग अलग जो भी परिस्थितियां इस देश में इकोनॉमी की बन रही है, उसमें बजट के जरिए हमारी इकोनॉमी जो चलती है वो पूरे तरीके से टैक्स पर आकर टिक गई। और टैक्स के जरिए स्थिति ये आ गई कि पहली बार जापान ने भी कहा कि अब वो फूड आइटम से जीएसटी हटा देगा, लेकिन भारत के भीतर वो जीएसटी कमाल किए हुए है और हर महीने वो एक रिकॉर्ड बनाती है कि इतनी वसूली हमने जनता से कर ली। और उस दायरे के भीतर जो टैक्स पेयर है उसको यह महसूस होने लगा। और एक इकोनॉमिस्ट ने बड़ा शानदार डाटा दिया। उसने कहा कि इस देश का हर टैक्स पेयर इस देश के कम से कम न्यूनतम 100 लोगों को, मैक्सिमम 1000 लोगों को वही खिला रहा है। जो पूरी लाभार्थी योजना सरकार ने बनाई है वो पैसा कहां है? वो टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर को जो सुविधा चाहिए एजुकेशन की, हेल्थ सेक्टर की, बेसिक एमिनिटीज की, जिसका जिक्र आप करते हैं कि पानी नहीं, शुद्ध पानी मिल नहीं पा रहा है, हवा नहीं मिल पा रही है, कहां से देंगे? एक चेक एंड बैलेंस की एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन में लाकर देश को खड़ा कर दिया गया कि टैक्स पेयर का पैसा ही उस लाभार्थी के पास जाएगा, वो लाभार्थी का वोट यहां निकल कर आएगा, उसके जरिए कॉरपोरेट को लगातार एनओसी दे दी जाएगी, वो हर क्षेत्र में जाएगा, वो पॉलिटिकल पैसा फिर से सत्ता के पास आएगा, उस पॉलिटिकल इकोनॉमी के आसरे वोट खरीदे जाएंगे, वोट के आसरे सरकार बनेगी। लेकिन 2024 का चुनाव आया, शेयर बाजार नीचे गया, 8 लाख करोड़ डूबे थे 2024 में। महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी जीती, शेयर बाजार नीचे गया, 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बिहार का इलेक्शन हाल में हुआ, इन सब के बीच हरियाणा और दिल्ली भी हुआ था, उसमें भी शेयर बाजार डूबा था। शेयर बाजार बीजेपी के जीतने पर अब बढ़ता नहीं है, वो नीचे चला जाता। और बिहार के चुनाव के दिन भी शेयर बाजार नीचे चला गया। और आखिरी में बीएमसी का चुनाव, शेयर बाजार जब से खुला है एकदम लाल बत्ती दिखा रहा है और 15 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं बीते 72 घंटों में। मेयर तय नहीं हुआ है, उसको लेकर अलग झगड़ा है, उस दिशा में मत जाइए। लेकिन लौटिए इस परिस्थिति के भीतर में
कि इस देश के भीतर जो रियल एस्टेट है, जैसे जेपी इंफ्रा का था और उसको सन फार्मा ने ले लिया, सुरक्षा के माध्यम से जो दाम दिया गया था उसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके जरिए जो खरीद लिया गया और उसमें सुरक्षा रियलिटी के जरिए जो बात थी, उसमें 250 करोड़ पैसा कहां कोई दे रहा है? सरकार ने हाथ खड़े किए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो तीन सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको समझना होगा। इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले सबसे कमजोर तरीके से बताए जा रहे हैं। इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ता है। अभी आज ही अरावली को लेकर आया, इससे पहले चीफ जस्टिस गवई ने जो फैसला दिया था अरावली को लेकर, और आज जो फैसला अरावली को लेकर आया कि नहीं नहीं, अगर आप सब चीज कर लीजिएगा, अवैध खनन अभी भी जारी है, तो फिर इसको हम लोग भरपाई कैसे कर पाएंगे। और उस दौर में फैसला देते वक्त कहा गया था कि देखिए, फैसला पूरी तरीके से रोक नहीं लगा सकते हैं, अन्यथा अवैध खनन शुरू हो जाएगा। सब कुछ सामने है। और कमोवेश सेबी को लेकर, सिडबी को लेकर, सिडबी में आज फिर पैसा कैबिनेट के बैठक में डाल दिया गया कि एमएसएमई को वो सुधारेगा। और एमएसएमई की परिस्थितियां क्या है इस देश के भीतर में, यह कोई बताने को तैयार नहीं कि तकरीबन 15,000 से ज्यादा एमएसएमई बीते बरस के भीतर में बंद हो गए हैं। क्यों बंद हो गए हैं? इस देश के भीतर की परिस्थिति में सरकार का क्या कोई नजरिया इस देश की इकोनॉमी को लेकर है या नहीं है? चंद दिनों के बाद बजट आने वाला है। संयोग से उस दिन संडे भी है, लेकिन बजट तो 1 फरवरी को आएगा। उस बजट के भीतर जो वो 50 लाख करोड़ से ज्यादा, 55 लाख करोड़ तक के बजट माना जा रहा है इस बार का होगा। और उस 55 लाख करोड़ में जो टैक्स पेयर का पैसा होगा वो तकरीबन 45 लाख करोड़ से ऊपर का होगा। एक गजब की स्थिति के भीतर इस देश को चलाते हुए आर्थिक मुद्दों पर जो खामोशी वित्त मंत्री ने बरती, कॉमर्स मिनिस्टर ने बरती, कॉमर्स मिनिस्टर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख रहे हैं, पॉलिटिकल तौर पर देश में अभी यात्रा कर रहे हैं, अभी दक्षिण भारत में है, बोल रहे हैं अब ये पार्टी भी हमारे साथ जुड़ गई, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि व्यापार घाटा कितना व्यापक हो गया और जो एक्सपोर्ट रुका हुआ है वो किन किन क्षेत्रों में कितने कितने रोजगार को खत्म कर चुका है। हमारी टीम ने उस पर बताया, जानकारी दी कि तकरीबन 80 लाख लोगों के रोजगार जो अमेरिका के साथ टैरिफ फाइनल नहीं हो पा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, नौकरियां जा चुकी है और बाकी लाइन में है, कतार में लगे हुए हैं, किसकी कितनी नौकरी चली जाएगी। तो क्या इस देश की सरकार इस परिस्थिति में कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में आ जाएगी कि आखिर में हम क्या इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दें? जो हालात हैं और जो इस देश के भीतर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के भीतर इस सरकार का नजरिया भारत के भीतर, जो दुनिया में सबसे युवा देश है, जो एक मेहनतकश देश है, वहां पर इस देश के लोगों को असर नहीं पड़ता है। अच्छा करप्शन है, ठीक है, करप्शन कर दिए, आप कमाइए, हम अपना काम निकालेंगे। अच्छा रोजगार नहीं है, लेकिन जिंदगी तो जीनी है, तो किसी तरीके से कोई काम करेंगे। तो पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर जो अपनी अपनी जिंदगी चलाने के तरीके लोगों ने खोजे हैं, वो मेहनतकश लोगों ने खोजे हैं, उनकी इकोनॉमी ही उन्हें संभाले हुए है। उसमें कोई सरकार का योगदान या सरकार की मौजूदगी, अगर आप बजट के लिहाज से जाइएगा तो फिर वही सवाल आ जाएगा। मुद्रा योजना आपने कितने लोगों को दे दी? अच्छा, 50 करोड़ लोगों को आप मुद्रा योजना दे चुके हैं, तो 50 करोड़ में हमारा नंबर क्यों नहीं आया? हमारा नंबर से मतलब है हर तीसरा शख्स तो मुद्रा योजना पा चुका है, जो बच्चा हो या बुजुर्ग हो। और आपने इस देश के 30-38 लाख करोड़ रुपए उसमें लुटाए हैं, वो पैसा कहां गया है? कोई तो बता दे। एक आंकड़ा बता देते हैं आपको कि 25 लाख करोड़ के भीतर, चीन के भीतर एक प्रोजेक्ट योजना शुरू की गई, जिसमें यह माना गया कि इसके जरिए जो उसकी अपनी जीडीपी है और जो उसका प्रति व्यक्ति आय है और जो एक्सपोर्ट के जरिए मिलने वाला जो मुनाफा होता है, उसमें लगभग 7% की बढ़ोतरी हो जाएगी, 7% की। हमारी इकोनॉमी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या पूरे देश को आप पॉलिटिकल तौर पे चलाते हैं और चुनाव जीतने और हारने से लेकर इस देश के शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपकी अर्थनीति फेल है तो आप कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी रूस, कभी ईरान करने से चूकते नहीं हैं। ये तमाम परिस्थितियों के बीच दो सवाल और भी कहीं ज्यादा बड़े हो चले हैं। जीएसटी का सवाल है, क्रूड ऑयल का सवाल है, और इस देश के भीतर में उस गवर्नेंस का सवाल है जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जरिए चलते हैं, और पहली बार वो सभी हाशिए पर हैं। सरकार ने खामोशी बरत ली है, कोई कुछ कहता ही नहीं है। कहे तो सरकार, कुछ तो कहे।
और कोई कुछ कहता ही नहीं है, ये जानते समझते हुए कि एसबीआई जैसे देश के सबसे बड़े बैंक को भी 6,000 करोड़ रुपए बाजार से उठाने की स्थिति आ गई क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। जनता का पैसा डूब तो नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।